नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीम गौतम। अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश का जो कानून है वो अंधा है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि न केवल कानून अंधा है बल्कि उसके आधार पर निर्णय करने वाले जो जज हैं वो गूंगे भी हैं, वो बहरे भी हैं और उनकी आंखों पर कुछ चश्मे भी लगे हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि केरला के एक एडिशनल सेशन जज का जो फैसला आया है विशाल हत्याकांड के बारे में वो बेहद ही हृदय विदारक है। सेशन जज ने ये कहते हुए 13 आरोपियों को बरी कर दिया है कि इस मामले में जो गवाह थे वो स्वतंत्र गवाह नहीं कहे जा सकते हैं, वो खुद घायल थे, एक संगठन विशेष से संबंध रखते थे और ये जो युवक की हत्या हुई है, विशाल नाम के युवक की, ये राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है उसका शिकार उसको बनाया गया है। तमाम सबूतों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, जिस तरीके से सारी चीजों पर सवाल उठाए गए और ये कहने की कोशिश की गई कि जो कैंपस फ्रंट या जो पीएफआई का जो एक धड़ा था उसके जो अपराधी हैं उनका कोई दोष नहीं है, ये केवल छोटी मोटी घटना थी जिसमें एक स्टूडेंट की जान चली गई। जबकि इस मामले में जो गवाह थे वो खुद घायल थे और उन लोगों पर भी उन्हीं हत्यारों ने, उन्हीं अपराधियों ने अटैक किया था। लेकिन इस मामले में एक सवाल कोर्ट के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या 20 थी और हमला करने वालों की संख्या 13 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी काउंटर अटैक के वो सब तो घायल हो गए और जो 13 थे वो भागने में कामयाब हो गए। अब यह सवाल इस सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिकली लिया जा सकता था कि जब इस तरीके के अटैक होते हैं और हथियारबंद लोग अगर भीड़ पर भी हमला करते हैं तो जो भीड़ होती है वो मुकाबला नहीं कर पाती है, बल्कि उनमें से ज्यादातर लोग अपना बचाव करने में लगे रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर थोड़े से हमलावर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा जा सकते हैं। लेकिन इस बात पर भी जज ने कोई ध्यान नहीं दिया। शायद उनका इस तरीके के जो वास्तविक लड़ाइयों से कभी पाला न पड़ा हो। उन्होंने ज्यादातर जो ये सब सीखा वो हो सकता है फिल्मों से सीखा हो। लेकिन दूसरी बात, इस पूरे के पूरे मामले का एक पहलू ये भी है कि जितने भी इस तरीके के क्रिमिनल केस होते हैं उनमें केवल अदालत के आधार पर ही कोई व्यक्ति अपराधी तय होगा या न होगा इसका फैसला नहीं होता है, बल्कि इसकी 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज तो यह है कि जब उस मामले की शिकायत की जाती है तो स्थानीय थाना या उसके जो अधिकारी हैं वो पूरी घटना को किस तरीके से रिकॉर्ड पे लेते हैं। यानी अगर एफआईआर में जो एफएसआई होता है यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेंट, जो पहला जानकारी दी जाती है एफआईआर कराने वाले द्वारा, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड में लिखा गया है। आपने अगर घटना चोरी की लिखाई है और अगर थाने वाले उसको चोरी के बजाय गुमशुदगी का शब्द इस्तेमाल कर देते हैं तो बाद में जाकर चोरी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है या अपराधियों को बचाने की भी कोशिश की जाती है, उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल होती है और चार्जशीट के आधार पर आर्गुमेंट के बाद जज निर्णय करता है। यहां ऐसा लगता है कि तीनों ही स्टेज पर चूंकि जो गवर्नमेंट थी वो पीएफआई और कैंपस फ्रंट के जो ये अपराधी आरोपी थे उनके पक्ष में काम कर रही थी, चाहे पुलिस हो चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, और बाद में उन्हीं तथ्यों के आधार पर जजों के लिए आसान हो जाता है कि वो किसी अपराधी को सबूतों के अभाव में बरी कर दें। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से ऐसा हो जाता है, हाई कोर्ट में इस तरीके के मामलों में अपराधी बड़े आसानी से बच जाते हैं। गलती से अगर मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाए तब भी वो आसानी से बच जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे केस की जो बुनियाद है उसको पहले ही कमजोर कर दिया गया है।
इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर जुडिशियल सिस्टम को सुधारना है और जुडिशियल सिस्टम सुधर जाता है तो अपराधियों को दंड देना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, और अपराधियों को अगर दंड मिलेगा तो फिर इससे डिटरेंट पैदा होगा, अपराधियों के अंदर भय उत्पन्न होगा, और भय उत्पन्न होने से ही लोग अपराध करने से डरते हैं, अन्यथा अपराध बढ़ते ही जाते हैं। सऊदी के जो कंट्रीज है उसमें अपराध इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर भय है कि अगर चोरी करेंगे तो हाथ कट जाएगा, हत्या करेंगे तो गला कट जाएगा। इस डर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हमारे देश में चूंकि चाहे चोरी, अपराध, हत्या, डकैती कुछ भी हो और भ्रष्टाचार हो, इन सब पर कोई सजा नहीं मिलती। और दूसरा तथ्य ये भी है कि अगर जो अपराधी है उसके पास संसाधन है, वकीलों को खरीदने का पैसा है, तो फिर उसे सजा हो ही नहीं सकती। कुछ दिनों के लिए उसे डिटेन किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, लेकिन आसानी से जमानत मिल जाती है। और अगर सेशन कोर्ट से सजा हो भी जाए, ट्रायल कोर्ट से, तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है। और लालू यादव, केजरीवाल टाइप या जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, या दूसरे अन्य जो अपराधी होते हैं, इवन आतंकवादियों को भी जमानत मिल जाती है। यासीन मलिक अभी जमानत पर घूम रहा था, अब तो खैर दोबारा से वो जेल चला गया है। तो पॉलिटिकल संरक्षण मिल जाता है, तब भी अपराधी आसानी से छूट जाते हैं। विशाल के केस में यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो विशाल का केस है, ये इकलौता केस नहीं कहा जा सकता है। भारत के हर जिले में, हर कस्बे में, हर ब्लॉक में इसी तरीके से केसेस को हैंडल किया जाता है। और यही वजह है कि जो अपराधी हैं उन्हें कभी सजा नहीं हो पाती। बेगुनाहों को अगर फंसाया जाता है तो वहां पर चूंकि ये 3 स्टेज का एक पूरा का पूरा मिला जुला कार्यक्रम रहता है, इसमें अगर थाने में पहले ही सारे सबूतों को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया जाए, जो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए, तो फिर जो ट्रायल कोर्ट होता है उसमें अगर बेगुनाह व्यक्ति को फंसाया गया है तो उसको अपराधी भी मान लिया जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन FIR है, FSI है, ये सारी चीजें उसके खिलाफ सबूत दिखा रही होती हैं। यानी सारा जो खेल है वो शुरुआती जो 2 स्टेज है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। केरला के केस में क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार रहती है या फिर लेफ्टिस्ट की सरकार रहती है, और पिछले 12-13 साल में यही सरकारें रही हैं, ये PFI को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये जो विशाल नाम का युवक था, ये लव जिहाद के खिलाफ भी जो वहां विरोध प्रदर्शन होते थे उसमें शामिल रहता था। इस तथ्य को भी जज के द्वारा नकारा गया है, और जज ने यह कहने की कोशिश की है कि लव जिहाद वाला एंगल इसमें फिट नहीं होता है। अगर विशाल लव जिहाद का विरोध कर रहा था तो ये जो आरोपी है, इनके ऊपर यह साबित नहीं होता कि उन्होंने इसी वजह से इसकी हत्या की है। यानी इस हत्या को लड़ाई झगड़े में एक्सीडेंटल मौत बताने की कोशिश बचाव पक्ष की द्वारा की गई और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। भीड़ के द्वारा हत्या इसको माना जा रहा है, तो इसलिए किसी को अपराधी भी नहीं माना गया है। 302, 307, 324 तमाम जो इस तरीके की जघन्य धाराएं होते हुए भी 13 अपराधियों को बरी कर दिया गया है। ये हमारे देश के अंधे कानून और उसके आधार पर गूंगे बहरे जजों द्वारा जो फैसले सुनाए जाते हैं उसको एक्सपोज करने वाली एक बड़ी घटना है। ये केवल ट्रायल कोर्ट के स्तर पर नहीं होता है, हाई कोर्ट में भी यही होता है। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के केस में किस तरीके से एक पूर्व हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वकील के तौर पर जिरह करते हुए 12 आतंकवादियों को बरी करा लिया था, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी थी। वहां भी यही दलील दी गई थी। यानी बचाव पक्ष के लिए सबसे बड़ी जो दलील है वो सबूतों का अभाव है, सबूतों पर प्रश्न चिन्ह उठा देना है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देना है। और कंफ्यूजन क्रिएट करना कितना आसान है वो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को हत्या करते हुए 10 लोग देख भी लेते हैं और उसने नीली शर्ट पहनी हो,
एफआईआर में अगर वो 10 व्यक्तियों के द्वारा नीली शर्ट बताए जाने के बावजूद जो अधिकारी है वो उसको पीली शर्ट लिख देता है और बरामदगी लाल शर्ट की होती है, तो आप समझ लीजिए कि 3 कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। उसके अलावा जैसे इस केस में भी हुआ है कि चाकू बताया गया है, चाकू बरामद हुआ था, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये माना कि जो चाकू था वो दुधारी चाकू था, तलवारें वही थी। यानी यहां कोर्ट ये कह रहा है कि जब ये गवाह कह रहे हैं कि दुधारी तलवारें थी, दुधारी चाकू भी थे और यहाँ केवल एक तरफ वाले चाकू से हमला हुआ है, तो फिर इनकी बातों को सही नहीं माना जा सकता है। यानी हत्या में जो प्रयुक्त हुआ अगर वो चाकू है और हमले में तलवारें भी यूज हुई थी, उसको भी कोर्ट नहीं मान रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि गवाहों की बातें पूरी तरह से साबित नहीं होती है, इसलिए आरोपियों को सजा नहीं दी जा सकती है। यही सबसे बड़ा झोल चल रहा है और इस झोल का कोई भी समाधान नहीं है जब तक जुडिशरी सुधर नहीं जाती है। और जुडिशरी सुधरने से जो इन्वेस्टिगेशन है, जो थाने के स्तर पर, एफआईआर के स्तर पर गड़बड़ की जाती है, वो रोकने लगेगी, क्योंकि फिर ऐसे अधिकारियों को, ऐसे पुलिस वालों को सजा दी जाने लगेगी और सजा के डर से ये लोग सरकार के साथ मिलकर या पैसे लेकर दबंगों के साथ मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात और कही जाती है कि जज से ज्यादा किसी भी मामले में वैल्यू जो होती है वो दरोगा की होती है। वो इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती स्टेज पर केस को बनाना है या कमजोर करना है, ये सब कुछ आईओ यानी कि इंक्वायरी ऑफिसर या दरोगा के हाथ में ही होता है। और अगर वो शुरुआत में ही अपराधियों से मिलकर अगर मामले को उलझा देता है, मामले को कंफ्यूजिंग बना देता है, तो आप समझ लीजिए कि जज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, और उसके लिए वकालत करने के लिए सामने हरीश साल्वे जैसे वकील भी खड़े हो जाए, तब भी अपराधी को सजा दिला पाना मुश्किल हो जाता है। यानी ये जो खेल है उसमें जज भी जिम्मेदार है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी जिम्मेदार है और उसमें सरकार की मशीनरी का जो दबाव है वो भी जिम्मेदार है, और शुरुआती अधिकारी तो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ही। विशाल के केस में यही हुआ है। राज्य सरकार के संरक्षण में पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, इन्वेस्टिगेशन ने जो भूमिका निभाई है, उसने तथ्यों को जिस तरीके से भ्रमित करने वाले तौर पर पेश किया है, उससे भ्रमित होकर जज ने एक बहुत ही आपत्तिजनक फैसला दे दिया है, जिसे न्यायपूर्ण फैसला तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसकी अगर अपील भी हाई कोर्ट में होगी तो तथ्य तो यही रहेंगे, हाई कोर्ट से भी विशाल के हत्यारों को सजा हो पाएगी, इसकी कोई उम्मीद करना भी बेमानी है। इस सबको अगर सुधारना है तो देश में न्यायिक जागरूकता फैलानी ही होगी। लोगों को समझना होगा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए जज भी जिम्मेदार है, वकील भी जिम्मेदार है जो अपराधियों का बचाव करते हैं, और वो अधिकारी, वो इन्वेस्टिगेशन जांच करने वाले लोग और एफआईआर लिखने में जिस तरीके की गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। ये तभी रोके जा सकते हैं जब हमारे देश की न्यायपालिका सुधर जाए और न्यायपालिका इन भ्रष्ट और कदाचार करने वाले लोगों को सजा देने लगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।